है मुगल काल के अंतर्गत जागीरदारी व्यवस्था। देखिए, मनसबदारी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो जागीरदारी व्यवस्था है। अब मुगल काल में भूमि सामान्यतः 3 कोटियों में विभक्ति या बटी हुई थी। 3 कोटि कौन कौन सी थी? खालसा, जागीर और इनाम। अब खालसा जो भूमि थी, जब किसी क्षेत्र विशेष से प्राप्त राजस्व शाही खजाने में जमा होता था तो उस क्षेत्र को खालसा कहते थे। यानी कहने का मतलब है, जिस भूमि का लगान सीधा शाही खजाने में जमा होता था उस भूमि को खालसा भूमि कहलाते थे। दूसरे था जागीर। ऐसे मनसबदार जिन्हें नगद वेतन के बदले भू राजस्व प्रदान किया जाता था वो जागीरदार कहलाते थे, और उनके जो प्रदत्त, उनके अधिकार में जो भू क्षेत्र था उसे जागीर कही जाती थी। मतलब जागीर का मतलब समझिए एक तरह से जो मनसबदार जिनको नगद वेतन की जगह उनके मतलब भू राजस्व प्रदान की भूमि का भू राजस्व प्रदान किया जाता था उसे जागीरदार कहलाता था। और जो भूमि क्षेत्र उसके जागीरदार के अंतर्गत थी उसे जागीर कहते थे। इस व्यवस्था की नींव अकबर के काल में पड़ी, यानी जागीरदार व्यवस्था की जो नींव है वो अकबर काल में पड़ी, किंतु इसका विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ। जागीरदारों को त्यूलदार भी कहा जाता था, यानी त्यूलदार। त्यूलदार भी कहा जाता था। और जागीर की जो अनुमानित आय को जमा कहा जाता था, यानी जो भी मतलब जो है अनुमानित आय होती थी उसको जमा या जमादामी कहते थे। वहीं पर देखिए मतलब वास्तविक रूप से प्राप्त होने वाली मतलब आय को हासिल कहा जाता था। अब देखिए मतलब जो है जागीर तनख्वाह नगद वेतन के बदले में प्रदान की जाने वाली जागीर को कहा जाता था। मतलब ये जागीर तनख्वाह जो थी नगद वेतन के बदले प्रदान की जाने वाली जागीर को जागीर या मतलब जो है जागीर तनख्वाह कहते थे। दूसरी तरह की जागीर थी एक मशरूत जागीर। देखिए अभी तो मैं जागीर तनख्वाह की बात करी है, दूसरी मशरूत जागीर। मशरूत जागीर। अब मशरूत जागीर क्या थी? वह जागीर जो किसी प्रशासनिक पद के साथ प्रदान की जाती थी, यानी कि जो किसी शर्त के अनुसार किसी कंडीशन दी जाती थी उसे मतलब जाए मशरूत जागीर कहते हैं, सशर्त। यद्यपि जागीरदार को नियत भूमि पर अस्थायी अधिकार नहीं होता था, यद्यपि वंशानुगत अधिकार पर भी कुछ जागीरें प्रदान की जाती थी। वंशानुगत आधार पर प्रदत्त जागीर वतन जागीर और अल्तमगा जागीर कहलाते थे, यानी जो वंशानुगत के आधार पर जागीर दी जाती थी उसे वतन जागीर या अल्तगमा जागीर कहा जाता था। यदि वतन जागीर की आय मनसबदार के वेतन से कम होती थी, मतलब समझिए यदि वतन जागीर की आय जो है मनसबदार के वेतन से कम होती थी तो उसे अतिरिक्त रूप से मतलब जागीर तनख्वाह प्रदान करके इसी मतलब जो है कमी को पूरा किया जाता था। मतलब जो है एक तरह समझिए आप जो है वतन जागीर की जो आय है मनसबदार को कम होती थी तो उसी भरपाई को पूरा करने के लिए उसे जागीर तनख्वाह प्रदान की जाती थी जिससे से कमी को पूरा किया जा सके। अल्तमगा जागीर जो है, अल्तमगा जागीर, मगा जागीर। देखो ये चीजें क्लियर हो रही ना आपको, देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं हो रही तो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अल्तमगा जागीर जो है सर्वप्रथम जहांगीर के काल में प्रदान की गई और ऐसी जागीर बादशाह के विशेष अनुग्रह पर प्राप्त परिवारों को दी जाते थे, यानी जिन्हें विशेष अनुग्रह परिवारों को देते थे। अल्तगमा जागीर जो है। अब देखिए जो है इनाम। इनाम क्या है? मतलब जो है इनाम ऐसे क्षेत्र या भू क्षेत्र जिनके साथ किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व
संबद्ध नहीं होता था। इनाम उन्हें कहते थे जिनका कोई प्रशासनिक दायित्व तो नहीं दिया जाता था, उसे इनाम कहते थे। वहीं पर देखें मदद ए माश, मदद ए माश कहे जाने वाले भू क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, जो विद्वान, धार्मिक व्यक्ति और सम्मानित व्यक्तियों को दिए जाते थे। जागीर की अनुमानित आय को लेखा राजस्व मंत्रालय रखता था। मतलब जागीर का जो अनुमानित आय है उसका जो है लेखा राजस्व मंत्रालय रखता था, किंतु वास्तविक कर निर्धारण एवं वसूली का कार्य जागीरदार या उसका प्रतिनिधि करता था। भू राजस्व निर्धारण में उसे केंद्र द्वारा स्वीकृत दरों को मानना पड़ता था। वहीं पर देखिए जो है फौजदार और सवाने निगार द्वारा जागीरदारों पर नियंत्रण रखा जाता। कौन था? मतलब है फौजदार एवं सवाने निगार। सवाने निगार जमींदार की समस्त गतिविधियों की सूचना केंद्र को भेजता था और जागीर में शाही आदेशों का कार्यान्वयन फौजदार करता था। मतलब समझिए एक तरह से सवानेगार जो था वो जमींदारों की समस्त गतिविधियां की सूचना केंद्र को भेजता था। वहीं पर जागीर से शाही आदेशों का कार्यान्वयन फौजदार कराता था। जागीरदार की स्थिति कर्षक और राज्य के बीच मध्यस्थ की नहीं थी, क्योंकि जागीरों से प्राप्त होने वाली आय का विनियोजित उसी के लिए होता था। जागीरों में भू राजस्व प्रशासन से प्रत्यक्ष जुड़े अधिकारी चौधरी और कानूनगो थे। मतलब समझिए जागीर और भू राजस्व प्रशासन से प्रत्यक्ष जो सीधे जुड़े हुए थे वो चौधरी और कानूनगो थे। ये दोनों ही प्राय पुश्तैनी होते थे। जागीरदार प्रथा हस्तांतरण थी, यानी जागीरदार प्रथा को हम ट्रांसफर कर सकते थे या हस्तांतरित कर सकते थे। एक आता है राजगामिता कानून, यानी राजगामिता कानून, राजगामिता कानून। अब राजगामिता कानून था क्या? देखिए जागीरदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति या समस्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था। उसकी समस्त देनदारियों को उसकी राजगमा चल संपत्ति से काटकर बाकी बची चल संपत्ति को बादशाह के विवेक अनुसार मर्द जागीरदार के उत्तराधिकारी में बांट दी जाती थी। मतलब एक तरह समझिए, एक तरह से आप जो है कि मतलब जागीरदार की मृत्यु के बाद उसकी समस्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था और उसकी समस्त देनदारियों को उसकी राजगामी चल संपत्ति से काटकर बाकी बची हुई संपत्ति को बादशाह के विवेक अनुसार उसे उसके अधिकारी में बांट दिया था। यही था राजगामिता कानून। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए, यहां पर देखिए आप जागीर के रूप में विशेष या विशेषांकित किंतु अप्रदत्त क्षेत्र जिसे कहते हैं महल ए पैबाकी, महल माए कहे जाते थे। इजारेदार के तहत ही जागीरदार अपनी जागीर को इजरा या भू राजस्व से वसूलने का ठेका, इजारा का मतलब ठेके पे देना, पर देता था। कर्षक और राज्य दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। वहीं पर देखिए औरंगजेब के शासनकाल में या शासन के उत्तरार्ध में दक्खन मनसबदारों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनका वेतन चुकाने के लिए उपलब्ध जागीर की संख्या कम पड़ गई। जिसे कहते हैं जागीर संकट की बात कहते हैं हम जो है। अब देखिए मतलब जो है जब कम पड़ गए तो यहां देखिए आप एक तरह से जो है जागीर संकट के दौरान खालसा भूमि जागीर के रूप में बांटी जाने लगी। मतलब देखिए मतलब जो है जब कम पड़ने से खालसा भूमि को जागीर रूप में बांटना शुरू कर दिया। 1721 ईस्वी में वजीर निजाम उल मुल्क ने जागीरदारी प्रथा को बचाने का अंतिम प्रयत्न किया। अब देखिए जो है ये मैं आपको देखिए आपने जो है जागीर के बारे में बताया, जागीरदार के बारे में देखिए आगे जो है बाकी देखिए आगे इसमें जो है इसके बारे में जितने भी जो हमने आपको डिस्कस किए हैं वो सारे देखिए आप जो है इसमें इतना ही कुछ है, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके।